Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 19th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 19 जनवरी 2023 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन अपने समय पर प्रेजेंट है वीडियो में, नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर से मेंशन करना। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी डाउन टू अर्थ के रेलिवेंट आर्टिकल्स को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में भी डिटेल से कवर करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो का लास्ट बिल्कुल मत मिस करना। वीडियो का एंड अगर मिस करोगे तो सबसे बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि पूरे लेक्चर में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट वीडियो के लास्ट में लिया जाएगा। तो पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनना है और लास्ट में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और उसके बाद में नीचे अपना स्कोर लिखना है कि आपका कितना स्कोर आया है उस टेस्ट के अंदर में। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आगे यूपीएससी लगा देना, आपको वो चैनल मिलेगा और उस चैनल पर जाकर आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो क्या करना है, इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और अगेन वहाँ पर आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना है, मेरा प्रोफाइल मिलेगा। लगभग 11,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। एक छोटी सी चीज़ है जो कि आपके मोटिवेशन के लिए काम कर सकती है। कल का जब वीडियो सुबह सुबह लाइव था, क्योंकि सुबह सुबह रोज़ 5 बजे वीडियो लाइव हो जाता है, तो कल वाले वीडियो में आप देखोगे लगभग सुबह 5 बजे के आसपास 628 लोग 628 लोग यहाँ पर इस वीडियो को लाइव देख रहे थे। तो मेक श्योर करो आप भी यहाँ पर इस वीडियो को अपने शेड्यूल का हिस्सा बनाओ, मॉर्निंग में उठो और पूरे एनर्जी के साथ में अपने दिन की शुरुआत करो और रात तक अपने आप को इतना ज़्यादा थका दो पढ़ के कि जल्दी नींद आ जाए, फिर अपनी आराम से 7-8 घंटे की नींद लेने के बाद में आगे जो दूसरा दिन है वो भी आप जल्दी उठ के शुरुआत करो। तो शेड्यूल काफ़ी सब लोग सेट कर चुके हैं, आप भी अपना शेड्यूल को अच्छे से तैयार कर लो। स्टार्ट करेंगे सेशन को। आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप लिंक कर पाओगे। इंडिया और चाइना के व्यापार के संबंध के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से कई सारे आर्टिकल्स इंडिया चाइना के ट्रेड रिलेशनशिप के बारे में पब्लिश हो चुके हैं। तो पहली चीज़ हम तो ये डिस्कस करेंगे आखिरकार न्यूज़ क्या है और ये चीज़ खबर में क्यों है। तो रिसेंटली यहाँ पर एक डेटा रिलीज़ किया गया है। उस डेटा के अंदर पता ये चला कि साल 2022 के अंदर, क्योंकि साल 2022 अभी हाल ही में ख़त्म हुआ, तो पूरे साल में इंडिया और चाइना के बीच में जो व्यापार हुआ है ना, वो रिकॉर्ड तोड़ व्यापार हुआ है। मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा हाई व्यापार हुआ है। कितना व्यापार हुआ है? लगभग $135.98 बिलियन का व्यापार किया गया साल 2022 के अंदर में। और इसमें एक चिंता वाली बात भारत के लिए यह है कि भारत इस व्यापार के मामले में घाटे में है। हम लोगों को यहाँ पे जो घाटा हुआ है ना, वो $100 बिलियन से भी ज़्यादा का हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमने जो भी व्यापार चाइना के साथ में किया है, इसमें इंपोर्ट तो हमने बहुत सारा कर लिया, बहुत सारी चीज़ें चाइना से खरीद ली, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम किया और इसकी वजह से हमें जो घाटा है वो $100 बिलियन से भी ज़्यादा का बैठा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर में, जिस वजह से ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल से एनालाइज करेंगे, आखिरकार व्यापार किस किस चीज़ का हुआ है, किस लेवल पर हुआ है, क्या कंसर्न्स हैं, वो सब यहाँ पर एक आर्टिकल के अंदर आया है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूज़ के अंदर बताया यह जा रहा है कि साल 2022 के अंदर में जो चाइना है ना, वो भारत का एक लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा था, है ना। भारत के साथ में व्यापार के मामले में चाइना टॉप पर रहा और इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बहुत ज़्यादा रहा। आपको वैसे पता होगा यूएसए के साथ में भी हम लोग व्यापार कर रहे हैं, यूएसए टॉप पर है। मतलब इन जो टॉप कंट्रीज़ है उसमें हम लोग बात करें तो चाइना भी इनमें से एक टॉप कंट्री पे आता है जिसके साथ में व्यापार हमारा सबसे ज़्यादा तगड़ा रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हम लोग जब बात कर रहे हैं घाटे की, तो घाटे के मामले में आप देख पाओगे ना, तो चाइना टॉप पर है जिसके साथ में हम लोग को सबसे ज़्यादा घाटा फेस हुआ है। नहीं तो यूएसए वगैरह के साथ में हम लोग सरप्लस में रहते हैं, हम लोग यूएसए वगैरह को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर हमारा थोड़ा फ़ायदा रहता है। लेकिन चाइना के पास में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं व्यापार में जो डेफिसिट है, जो कमी है, वो हम लोगों ने ज़्यादा फेस करी है। और इसमें भी चिंता वाली बात यहाँ पे बताई जा रही है कि नंबर 1 पॉइंट के अंदर बोला गया, ये डेफिसिट का साइज़ अपने आप में बहुत बड़ा है। मतलब आप ये खुद सोचो, 2022 में 135 या फिर $134 बिलियन का जो भी व्यापार हुआ, इसमें से $100 बिलियन से ज़्यादा का घाटा हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है। तो ये जो साइज़ है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा है डेफिसिट का, ये एक पहली चिंता वाली बात है। और दूसरी जो चिंता वाली बात यह है, ये साइज़ साल ब साल बढ़ता जा रहा है। आप देखोगे जैसे जैसे साल बीत रहा है, नए नए साल आ रहे हैं, जैसे 2020, 21, 22, 23 आप देखोगे तो लगातार हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है। इसको लेकर एक चार्ट पब्लिश हुआ है, इसको आप देख सकते हो।
साल 2021 के अंदर में इंडिया और चाइना के बीच में जो व्यापार हुआ था वो होता है 125 बिलियन डॉलर का, 2022 में 135.98 बिलियन डॉलर्स का। तो व्यापार थोड़ा सा बड़ा है। और हम देखेंगे तो एक्सपोर्ट वगैरह भी आप देख पाओगे, एक्सपोर्ट हम लोगों ने चाइना ने इंडिया को जो एक्सपोर्ट किया था ये चीज़ भी बड़ी है। लेकिन भारत का जो एक्सपोर्ट है चाइना के प्रति वो कम हुआ है। 2021 में हमने 28 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था चाइना को, 2022 में 17 बिलियन डॉलर का हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्सपोर्ट भी हमारा कम हो गया, इम्पोर्ट हमारा बढ़ गया। दूसरा यहाँ पे इसकी वजह से जो घाटा है वो भी बढ़ गया। साल 2021 में 69.38 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ था इंडिया को, और साल 2022 में आप देख पाओगे 101.02 बिलियन डॉलर्स का लॉस देखने को मिल रहा है। मतलब लॉस के अंदर भी यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी साल 2021 के कंपैरिजन में साल 2022 में ज़्यादा घाटा फेस किया है भारत ने। आई होप आपको यहाँ पर ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक चिंता वाली बात बताई जा रही है। बाकी जितने भी एनालिस्ट हैं उन्होंने ये देखा है कि इंडिया की जो इम्पोर्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इससे चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी भी इंक्रीज़ हो रही है। ऑब्वियस ही बात है, इतना कुछ हम खरीद रहे हैं तो चाइना के ऊपर निर्भरता भी बहुत ज़्यादा है, और इसी चक्कर में हम अचानक से चाइना के साथ में व्यापार रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी इतनी बड़े लेवल पर है। एकदम से रोक देंगे तो इंडिया के अंदर सामान का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है वो भी आगे मैं आपको बताऊँगा, इस आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, अब बात ये की जा रही है कि कारण क्या है, मतलब इतना ज़्यादा घाटा हो रहा है भारत को, व्यापार में इतना ज़्यादा बड़ा गैप हो रहा है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। सबसे पहला यहाँ पर रीज़न है गैप बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड डिमांड। हमारे देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है ना वो काफ़ी कम है, और लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो बाकी सारे लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए सामान तो चाहिए ना। तो उस सामान को हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग देशों से, स्पेशली चाइना से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जा रहा है। दूसरा रीज़न यहाँ पर है एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाइल इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ये दूसरा कारण है। मतलब यह है कि हम जो भी व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में हम भी कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम कच्चा माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कच्चा माल एक्सपोर्ट करके उससे तैयार सामान, पूरी तरह से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो परचेस कर रहे हैं। यही हुआ है। इंडिया का जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, इसमें रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल देखने को मिलेगा। आयरन ओर, कॉटन, कॉपर, एल्यूमिनियम, डायमंड, नेचुरल जेम्स, यही चीज़ें नजर आएंगी। लेकिन चाइना से जो हम खरीद रहे हैं ना वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, पूरी तरह से तैयार सामान, जिसमें मशीनरी, पावर रिलेटेड इक्विपमेंट, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। वो चीज़ कहीं ना कहीं इंडिया को और ज़्यादा डिपेंडेंट बना देती है चाइना के ऊपर। और दूसरा यहाँ पर एक और रीज़न बताया गया है कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, आपने देखा होगा फार्मा सेक्टर में, यानी दवाइयों वाले सेक्टर के अंदर में इंडिया कहीं ना कहीं एक लीडिंग कंट्री की तरह देखा जाता है। लेकिन ये हमारी इंडस्ट्री ना अगेन चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप कहोगे ऐसे कैसे? तो होता है, दवाई बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एपीआई। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। दवाई बनाने के लिए इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, और यही चीज़ हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आप देखोगे कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो 42 बिलियन डॉलर्स की है, जिसमें हम 68% तक जो एपीआई है ना वो केवल और केवल चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न बन जाता है जिसकी वजह से हमें व्यापार में काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। देन कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि भारत यहाँ पर छोटे मोटे सामान बेचता है उसको, और उससे बड़े बड़े सामान को खरीदता है। ऐसे प्रकार के कुछ फैक्टर्स नजर आते हैं। अब इस आर्टिकल में बोला यह जा रहा है कि इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर ज़्यादा तो है, हम एकदम से ख़त्म भी नहीं कर सकते, एकदम से चाइना के साथ में व्यापार को रोक भी नहीं सकते, वरना इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, धीरे धीरे अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना होगा। मतलब एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी होने से यही खतरा पैदा होता है, क्योंकि एक तरीके से चाइना के साथ में रिलेशनशिप हमारी अच्छी है भी नहीं, 2020 से लगातार खराब होते जा रहे हैं। करना क्या होगा, हमें चाइना से हटकर दूसरे कंट्रीज़ के पास में भी पहुंचना होगा। यूएस, जापान, साउथ कोरिया, इनके साथ में हमें धीरे धीरे व्यापार को एक्सपैंड करना होगा। जो चीज़ें चाइना से मंगा रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ें यूएसए से मंगाओ, कुछ चीज़ें जापान से, कुछ चीज़ें साउथ कोरिया से। इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी बनानी होगी, क्योंकि यहाँ पर इससे ये होगा, अगर कोई कंट्री के साथ में रिलेशनशिप खराब भी होती है तो उसे इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। जैसी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है वैसी हमें हटानी पड़ेगी। ये बात पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन की जा रही है। आई होप आपको यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो चुका है। ये जो मैंने डिस्कशन किया है ना, ये कोई आर्टिकल नहीं था, ये एक एडिटोरियल था हमारे इंडियन एक्सप्रेस का ही। तो वहीं पे राइटर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया, जो कि मेंस में हेल्प कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लिम्फेटिक फिलेरेसिस के बारे में। आपने पिक्चर में, यानी जो थंबनेल वाला पिक्चर देखा है ना, उसमें मैंने हाथी पाँव के बारे में मेंशन किया है। हाथी पाँव इसी बीमारी को बोलते हैं। अब यहाँ पे केवल पाँव के ऊपर ये असर नहीं पड़ता, बॉडी पार्ट्स में किसी भी ऑर्गन्स के ऊपर आप कह सकते हो ये जो बीमारी है ये हो सकती है।
जैसे भी आप देख पाओगे यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं इनके पैर में ये बीमारी हो चुकी है लिम्फेटिक फिलरेसिस, जिसकी वजह से पैर का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे इनका पैर का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक फिलरेसिस। होता क्या है मैं आपको बताऊंगा, मच्छर कितना खतरनाक हो सकता है वो भी चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, एक चीज़ और, हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, कोई खबर वगैरह है क्या, न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यहाँ पर यह है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, इन्होंने हाल ही में बोला है कि देखो भारत ने एक कमिटमेंट कर लिया है, भारत ने यहाँ पर एक टारगेट रखा है कि हम 2027 तक ये लिम्फेटिक फिलरेसिस वाली जो बीमारी है इसको एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये बात यहाँ पे भारत ने एज अ कमिटमेंट, एज अ प्रॉमिस यहाँ पे बोली है नेशनल सिंपोजियम ऑन इंडियाज रोड मैप टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलरेसिस के अंदर में। ये जो इवेंट है ये हुआ था रिसेंटली विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर में, वहीं पर यह बात रखी गई है। इस वजह से यहाँ पर लिम्फेटिक फिलरेसिस वाली जो बीमारी है चर्चा में है, क्योंकि आर्टिकल पढ़ोगे तो इस आर्टिकल में से एक ही काम की चीज़ निकल कर आती है, वह है लिम्फेटिक फिलरेसिस। ठीक है, तो लिम्फेटिक फिलरेसिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं। एलिफेंटियासिस की हिंदी सर्च करोगे तो वहाँ पे हाथी पांव के बारे में बताया गया है। बेसिकली यहाँ पर पैर का साइज ज़्यादातर बढ़ जाता है। ज़्यादातर लोगों को पैर के ऊपर ही ये बीमारी होती है, लेकिन बॉडी पार्ट्स में कहीं पर भी हो सकती है, हाथों पर हो सकती है, जेनिटल्स पर भी हो सकती है। ठीक है, अब होता यहाँ पर यह है कि जो ये इन्फेक्शन है ये कैसे होता है, जब फिलेरियल पैरासाइट, ध्यान रखना फिलेरियल पैरासाइट इंसान के अंदर पहुँच जाता है। और ये फिलेरियल पैरासाइट कैसे पहुँचता है, मच्छरों की वजह से। मच्छर इस पैरासाइट को इंसान के अंदर पहुंचा देते हैं। कैसे, अब इस चीज़ को समझते हैं। जब वो पहुंचा देते हैं ना, तो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वहाँ पर, जैसे बॉडी पार्ट आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे जो हमारे बॉडी के साइज़ है वो एनलार्ज होने लगता है, बॉडी का साइज़ बढ़ने लगता है और उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, डिसेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम आने लगती है, लोग चल नहीं पाते हैं। पेन होने के साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि फीवर वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स भी नज़र आती हैं। तो ये जो इन्फेक्शन है कैसे होता है, एक पैरासाइट से, है ना। इस पैरासाइट को हम लोग बेसिकली नेमाटोड्स के नाम से भी जानते हैं, या बेसिकली एज अ नेमाटोड कहते हैं। और ये नेमाटोड फिलेरोडेडे, ध्यान रखना फिलेरियोडेडे फैमिली से बिलोंग करता है। होता यहाँ पर यह है, देखो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। नेमाटोडे क्या है, नेमाटोड बेसिकली, नेमाटोडे बोल रहा हूँ, नेमाटोड बेसिकली आपको इस प्रकार से एक वार्म देखने को मिलेगा, इस वार्म देखने को मिलेगा, एक छोटा सा कीड़ा देखने को मिलेगा, ऐसा कह सकते हो, इसको हम राउंड वार्म बोलते हैं। ठीक है, अब होता यहाँ पर यह है कि ये जो राउंड वार्म है ना, ये मच्छर को अफेक्ट करता है, यानी कि मच्छर को यहाँ पे ये बीमारी फैला देता है। मच्छर के अंदर आप कह सकते हो ये राउंड वार्म पहुँच जाता है। अब जैसे ही मच्छर के अंदर पहुँचेगा तो मच्छर को बीमारी हो जाती है, मच्छर को भी इससे काफ़ी तकलीफ होती है। और फिर वो जो मॉस्किटो है ना, फिर वो क्या करेगा, वो अगर एक इंसान के ऊपर बैठकर उसका खून चूस ले, जब वो खून चूस रहा होता है तो ये कीड़ा उस मच्छर के ब्लड से निकल कर बेसिकली इंसान के ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है। मच्छर में से निकल कर वो इंसान के ब्लड में एंटर कर जाता है और उसमें एंटर करने के बाद में इस इन्फेक्शन को फैलाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखने को मिलता है और इसकी वजह से जो बीमारी है वो फैलती है। ना ये जो कीड़ा है ना, इसकी अलग अलग यहाँ पे क्लासिफिकेशन, यानी कि 3 प्रकार के वर्म देखने को मिलते हैं। 3 प्रकार में एक आता है वोकेरिया बैंक्रॉफ्टी, जिसकी वजह से 90% केसेस निकल कर आते हैं इस लिम्फेटिक फिलरेसिस के। देन दूसरा आता है ब्रोगिया मलाई, देन आता है यहाँ पर बुर्गिया तिमोरी। ये यहाँ पर 3 अलग अलग नाम है इसी वर्म के, जिसकी वजह से ये लिम्फेटिक फिलरेसिस जैसी बीमारी हो जाती है। अब दुनिया भर में कई सारे इनिशिएटिव, कई सारे कदम उठाए गए हैं लिम्फेटिक फिलरेसिस जैसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रोड मैप तैयार किया है 2021 से लेकर 2030 तक का। यहाँ पे हमने कुछ टारगेट्स सेट कर रखे हैं और हमारा टारगेट यह है कि हम लोग इस बीमारी को पूरी तरह से एलिमिनेट करें, रोकें, कंट्रोल करें, ख़त्म कर दें। ऐसे यहाँ पर एक और प्रोग्राम देखने को मिलेगा, ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलरेसिस, जिसको हम GPELF के नाम से जानते हैं। तो WHO ने यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया है ताकि हम इस बीमारी का जो ट्रांसमिशन है उसको हम रोक सकें। अब ये चीज़ें ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, बस खाली यहाँ पर आप इनकी हेडिंग ध्यान रखना कि क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या क्या इनिशिएटिव हैं जो कि इस बीमारी को रोकने में मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी चर्चा हो रही है, इसकी डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। तो खबर हमारे पास यह है, हाल ही में एक डिटेल सर्वे किया जाता है। कहाँ पर, एलाफूजा बेसिकली यहाँ पर एलाफूजा का जो नदन हिस्सा है ना, वहाँ पर सर्वे किया जाता है। एलाफूजा कौन सा स्टेट में, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन बताओ। तो यहाँ पे इसके नदन पार्ट्स के अंदर सर्वे किया गया और वहाँ पे जो एशियन वाटर बर्ड्स है ना, इनका सेंसस किया गया। मतलब एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 किया जा रहा है। एशिया के अंदर जितनी वाटर बर्ड हैं इनकी गिनती की जा रही है, कौन कौन सी हैं, कहाँ पर पाई जा रही है, इनकी गिनती की जा रही है। जैसे सेंसस होता है ना, जैसे यहाँ पर जनगणना होती है, वैसे आप कह सकते हो ये बर्ड्स की जनगणना हो रही है, बर्ड्स की यहाँ पर सेंसस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 के अंदर में एलाफूजा पे जब यहाँ पे सर्वे किया गया तो वहाँ पे पता ये चलता है कि बर्ड्स का जो माइग्रेशन का पैटर्न है वो बदल चुका है।
अब क्या बदलाव हुआ है इसको समझते हैं। हाल ही वाले जो सर्वे हुआ है इसमें ये पता चला हमें कि जो बत्तख की प्रजातियां हैं ना, वो जो पहले वाले सर्वे में दिखाई पड़ी थी वो अब की बार नहीं है। बत्तख की प्रजातियां कम हुई हैं, क्योंकि जो पहले सर्वे हुआ था ये तो अभी 2023 वाला है, इससे पहले वाला जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस हुआ था ना, उसमें बत्तख की प्रजातियां दिखाई पड़ी थी, बट अब की बार वो नहीं है। और मोस्ट शॉकिंग, एक चौंकाने वाली चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आई है कि कुछ डक स्पीशीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर बत्तख की और भी कुछ प्रजातियाँ, जैसे नर्दर्न शॉवलर, देन कॉमन टील, यूरेशियन विजन, देन यहाँ पर इस प्रकार की जो प्रजातियाँ ये पहले वाले सर्वे में देखी गई थी, बट ये अब की बार के सर्वे में टोटली मिस हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई है एशियन वाटर बर्ड सेंसस के बारे में। इस वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल आपने समझना होगा। और इस आर्टिकल में से भी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आती हैं। वो की फैक्ट्स यहाँ पर क्या है कि जो मेन बर्ड्स पाई गई है ना, मेन बर्ड्स का जो सेंसस किया गया है वो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। एक बर्ड है ओरिएंटल डार्टर, दूसरा का नाम है कैटल एग्रेट और तीसरा का नाम है स्पॉट बिल्ड पेलिकन। तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो इस बर्ड सेंसस में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, बिल्कुल काम की चीज़, एकदम ऊपर ऊपर की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है इसमें। ओरिएंटल डार्टर आपको ये वाली बर्ड देखने को मिलती है जो कि पिक्चर में है, ठीक है। तो ओरिएंटल डार्टर वाली जो बर्ड है ये भी यहाँ पर साफ पानी के अंदर पाई जाती है, मतलब साफ पानी में भी रह सकती है, पानी के ऊपर वगैरह देखने को मिलती है। बाकी इसका कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, यानी कि इसको सुरक्षा कैसे दी जा रही है, तो इसको IUCN की लिस्ट में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है, मतलब खतरे के बिल्कुल पास में है, तो इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है। और हमेशा आपको पता है जो भी जानवर है, बर्ड है, इसका आपको IUCN स्टेटस ही ध्यान में रखना होता है। जो दूसरी बर्ड है इस सर्वे की वो है कैटल एग्रेट। कैटल एग्रेट यहाँ पर ये वाली बर्ड आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो इसको IUCN स्टेटस जो दिया गया है वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी है, मतलब इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलती है, इसकी संख्याएं बहुत सारी हैं अभी भारत के अंदर। फिर तीसरी बर्ड आती है स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ये अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में थी, ध्यान रखना। तो इसको लेकर सवाल बनने के चांसेस हैं, इसको अलग से नोट डाउन कर लेना जहाँ पर भी आप एनिमल्स के लिए जो भी नोट्स बना रहे हो। तो स्पॉट बिल्ड पेलिकन के बारे में ध्यान में रखना है, ये जो बर्ड है ना ये केवल इंडिया में नहीं पाई जाती, इंडिया के अलावा एशिया, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ईरान में भी देखने को मिल जाती है, इंडोनेशिया तक यहाँ पर ये बर्ड्स पाई जाती हैं। इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो इनको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया, मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इसको शेड्यूल 4 के अंदर रखा गया है, यहाँ से भी इसको सुरक्षा दी जा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खतरे में है तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग तरीके से इसको सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है। तो इस एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 में सिर्फ और सिर्फ ये 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। एक सवाल ऐसे ही बन सकता है कि आपको केवल और केवल ऑप्शन के अंदर नाम दे दिए जाएं, ओरिएंटल डार्टर दे दिया जाएगा, ओरिएंटल डार्टर के बाद कैटल एग्रेट, दूसरा यहाँ पर स्पॉट बिल्ड पेलिकन, और पूछा जाएगा आपसे ये क्या है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें नाम दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है बुल्स की कैटेगरी है या किसकी कैटेगरी है, बर्ड्स की कैटेगरी है, तो ध्यान रखना है बर्ड्स की कैटेगरी है, ऐसा सवाल पहले बना हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं ना, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है यार 2000 लाइक्स का, उसको यहाँ पे आपने पहुँचाना है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है इंटेलिजेंट नाइफ के बारे में, आई नाइफ के नाम से यहाँ पर इसको जाना जा रहा है, काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल इसके ऊपर पब्लिश हो चुके हैं। तो इंटेलिजेंट नाइफ जो है ना ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कैंसर का पता लगा सकता है। तो हुआ क्या है कि एक नई रिसर्च आई है, और वो जो नई रिसर्च आई है वो है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की साइड से। इन्होंने हाल ही में यहाँ पर ये पता लगाया कि जो इंटेलिजेंट नाइफ है, जो कि मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था, ये क्या कर सकता है, मिनटों के अंदर वॉर्म कैंसर का पता लगा सकता है। मिनटों में यहाँ पर वॉर्म कैंसर का आप कह सकते हो कि डायग्नोस कर सकता है, पता लगा सकता है इस महिला को यहाँ पर वॉर्म कैंसर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है मैंने आपको बता दिया। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग बात करें, देखो जो वॉर्म या फिर इसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, वॉर्म कैंसर या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है, ये यूट्रस के अंदर कैंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं छठा सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसको टैकल करना सबसे कठिन ये हो रहा था कि हम इसके बारे में पता नहीं लगा पाते थे, इसको डायग्नोस करने में काफ़ी परेशानी हो पाती थी, बट इसके लिए यहाँ पर हमने इंटेलिजेंट नाइफ को तैयार किया है। और ये जो आई नाइफ है ये क्या कर सकता है, ये कुछ ही मिनटों के अंदर पता लगा सकता है कि हाँ इन महिला को ये एंडोमेट्रियल कैंसर है या नहीं है। अब ये नाइफ कैसे काम करता है, तो नाइफ ना इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करेगा, और इस इलेक्ट्रिक करंट से यहाँ पर इसका जो बेसिकली नाइफ का ऊपर का जो टिप है ना ये गर्म हो जाएगा, और इससे जो भी बायोप्सी टिश्यू है, बायोप्सी टिश्यू को एनालाइज किया जाएगा। होता है ना ट्यूमर के लिए, वो कैंसर वाले जो ट्यूमर्स है वो बन जाते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बायोप्सी जो टिश्यू होता है ना बेसिकली उसको हम लोग प्रॉपरली एनालाइज करने वाले हैं, और एनालाइज करेंगे उस टिश्यू को, और उसी से हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ साथ जो वो नाइफ है वो हम लोग को तुरंत बता देगा, डायग्नोस करके बता देगा कि हाँ ये एंडोमेट्रियल कैंसर है या नहीं है, यानी इस टिश्यू में एंडोमेट्रियल कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है।
तो इसका एक्यूरेसी रेट भी बहुत अच्छा है, इसी वजह से ही चर्चा में है। लगभग बोला जा रहा है 89% का एक्यूरेसी रेट है, मतलब सटीक तरीके से बता देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम इतनी होगी नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। बाकी आप देख पाओगे नाइफ कैसे काम करता है, तो उसको लेकर कई इन्फॉर्मेशन पब्लिश हो चुकी है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करती है, इस नाइफ के जो टिप है इसको हीट करती है, इसको गर्म करती है। तो वो जो हॉट ब्लेड है वो क्या करता है, जो टिश्यू के अंदर में सेल्स है, जो कोशिका है ना, उनको एक्सप्लोड करता है। उनको एक्सप्लोड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, उसमें से उस स्मोक में से जो है मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, और वो जो स्मोक, वो जो धुआं सा निकलेगा ना, उसको बेसिकली यहाँ पर जो ट्यूब है सकडअप करेगा, उसको उस धुएं को अपने अंदर कलेक्ट करने के बाद में बेसिकली यहाँ पर उसके बारे में प्रॉपरली एक एनालिसिस देगा। एनालिसिस देने के बाद में आपको बताएगा, डायग्नोज करने के बाद में, कि बेसिकली उस व्यक्ति को कैंसर है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक हेल्दी टिश्यू होता है, हेल्दी टिश्यू के ऊपर ट्यूमर हो जाएगा, एक गांठ हो जाएगी। अब पता लगाना मुश्किल होता है कैंसर वाली गांठ है या कैसी वाली गांठ है। तो इसका यहाँ पर एनालिसिस करके ये अच्छे से पता लगा सकता है कि यहाँ पर ये वॉर्म कैंसर है या नहीं है। ठीक है, जो अब लोग यहाँ पे काफ़ी देरी कर देते थे पता लगाने में, वो प्रॉब्लम यहाँ पर दूर हो सकती है। उसको लेकर एक प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बात करता है निकोबार लॉन्ग टेल मैकाओ के बारे में। यहाँ पर ये बंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी पूंछ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ये वाला एग्जैक्टली वो बंदर है जिसका नाम मैंने आपको बताया है। निकोबार के अंदर पाया जाता है लॉन्ग टेल्ड मकाओ, इस वजह से न्यूज़ में है, तो ध्यान रखना। अच्छा, कारण क्या है न्यूज़ में आने का, तो रिसेंटली यहाँ पर रिसर्च की गई है ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। आपको पता होगा ग्रेट निकोबार आइलैंड पर ढेर सारे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, काफ़ी सारा पैसा खर्चा जा रहा है वहाँ पर। तो पता ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो बंदर रहते हैं ना, इनका जहाँ पे ये रह रहे हैं, इनका जो हैबिटेट है वहाँ से काफ़ी छेड़छाड़ की जा रही है। इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है और इन बंदरों की जो पॉपुलेशन है वो लगातार खतरे में आ सकती है, इनके ऊपर नुकसान पहुंच सकता है, ये ख़त्म भी हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो निकोबार लॉन्ग टेल मकाओ के बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे। देखो ये ना एक सब स्पीशी है और जो कि बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये जो सब स्पीशी है ना साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब कि जो आसियान कंट्रीज देखने को मिलेंगी वहाँ पर भी ये बंदर पाए जाते हैं। ये जो मकाओ है ये निकोबार आइलैंड की बात करें तो निकोबार आइलैंड में 3 जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, ओनली थ्री प्लेसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। निकोबार के 3 आइलैंड्स हैं और वो कौन कौन से, कचल, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। केवल और केवल निकोबार के इन 3 आइलैंड्स में बंदर देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, बाकी ग्रेट निकोबार के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी इनकी पाई जाती है। अब बात करेंगे प्रोटेक्शन स्टेटस की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो प्रोटेक्शन में इनको IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। अगेन यहाँ पर एक खतरे में है, आप ऐसा कह सकते हो। ये यहाँ पर डायरेक्टली रटना होता है, इसका कोई ऐसा उपाय नहीं है, इसको रट के ही समझ में आएगा। ठीक है, तो इन मकाओ का IUCN स्टेटस वल्नरेबल कैटेगरी में है। तो ये बात क्लियर हो गई। बाकी अब थोड़ा सा ग्रेट निकोबार की लोकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ग्रेट निकोबार आपको बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच में देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं तो यहाँ पर ये इंडिया का हुआ मैप, नीचे बे ऑफ बंगाल हो गया, फिर अंडमान सी हो गया, तो इन दोनों के बीच में आपको जस्ट इधर ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये रहा अंडमान सी, ये रहा बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर बीच में ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स बिल्कुल साथ में है। ऊपर वाले जो आइलैंड्स हैं ये कहलाते हैं अंडमान आइलैंड्स और नीचे वाले आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे ये निकोबार आइलैंड्स हैं। निकोबार आइलैंड्स में अभी मैंने आपको बताया कचल वाला ये है, लिटिल निकोबार ये है, तो अलग अलग नाम से आपको छोटे छोटे आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, उनका पूरा ग्रुप है। ऐसे ही ऊपर यहाँ पे पूरा ग्रुप देखने को मिल जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो कचल के बारे में ध्यान रखना, ये कुछ ऐसी जगह हैं, यानी कि ग्रेट निकोबार के अंदर ये कुछ 3 ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पर ये बंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी एक दो बातें और हैं, ध्यान रखना। जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ना, यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क भी देखने को मिलते हैं। कैंपल बे है, दूसरा यहाँ पे गैलेथिया नेशनल पार्क भी नज़र आता है। फिर यहाँ पे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स भी पाए जाते हैं। इसको लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है कि निकोबार में कौन कौन से ट्राइब्स ग्रुप पाए जाते हैं, उनके नाम पूछकर यूपीएससी ने सवाल पूछा था। ठीक है, तो ट्राइबल ग्रुप्स में आप देख पाओगे शोम्पन और जो निकोबारीज ट्राइबल ग्रुप्स है ना वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आइलैंड पर रहते हैं। तो ट्राइबल ग्रुप्स की भी बात हो गई, तो अब कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे लेकर डायरेक्टली प्रीलिम्स में फैक्ट्स पूछे जाते हैं। मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ यहाँ पर इस आर्टिकल को लेकर। चलो समझते हैं। वैसे हम बात करेंगे चाणका कोरथ रुद्र बैरेज के बारे में। तो क्या है मामला, समझेंगे। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि हाल ही में जो इंटर स्टेट यानी कि 2 राज्यों के बीच का ये प्रोजेक्ट है, 2 राज्य मिलकर यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इन दोनों के बीच का जॉइंट प्रोजेक्ट है। अभी तक इसको एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला था, बट रिसेंटली इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है। अब ये प्रोजेक्ट तैयार होगा, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो प्रोजेक्ट आपसे पूछा जा सकता है चनका कोरता बैरेज प्रोजेक्ट, ये कौन से दो राज्यों के बीच का प्रोजेक्ट है, कौन से दो राज्य मिलकर काम कर रहे हैं इसमें, तो यह है तेलंगाना और महाराष्ट्र। ये दोनों मिलकर जो पेनगंगा रिवर है ना, इसके ऊपर एक बैरेज बना रहे हैं, डैम सी चीज़ बना रहे हैं, जैसे बांध होता है ना, उसी प्रकार की चीज़ यहाँ पे बनाई जा रही है। तो ये दोनों मिलकर उसको बनाएंगे ताकि अपने एरिया को, इनके आसपास के जो लैंड है उनको अच्छे से इरिगेट कर सकें, वहाँ की सिंचाई कर सकें, वहाँ का पानी का प्रॉपर यूज़ कर सकें। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि जो पेनगंगा रिवर है इसके ऊपर यहाँ पे बैरेज को बनाया जाए, एक प्रकार का बांध बनाया जाए। ठीक है, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, पेनगंगा के नदी का काफ़ी सारा पानी यहाँ पर ये दोनों अलग अलग राज्य इस्तेमाल कर पाएंगे अपने लैंड को इरिगेट करने के लिए, सिंचाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा, ये रहा महाराष्ट्र और ये रहा तेलंगाना, दोनों आस पड़ोसी यहाँ पे राज्य देखने को मिलते हैं। तो इनके बीच में एक नदी बहती है, गोदावरी नदी, है ना, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, ब्रह्मपुत्रा नदी को लेकर पूछ चुका है, लूनी रिवर को लेकर सवाल पूछ चुका है, रिवर को लेकर बहुत से सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी नदी है, गोदावरी नदी, जो कि यहाँ पर बहती है। ठीक है, गोदावरी नदी की ही एक सहायक नदी है, तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो। तो पेनगंगा रिवर के बारे में आ रहे हैं, हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। पेनगंगा रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, ये ओरिजिनेट होती है अजंता रेंज से इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर आप इस गोदावरी नदी को देख पा रहे होंगे, ये गोदावरी नदी यहाँ से निकल रही है वैसे, और गोदावरी नदी यहाँ पर आप कह सकते हो इस प्रकार से निकली है, कहाँ से, थरियम्बक हिल से, और निकलती हुई इस प्रकार से यहाँ पर होती हुई जाकर इधर बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है। लेकिन इस नदी की कई सारी सहायक नदियाँ जो कि इसमें आके जुड़ रही हैं, और इसी में से यहाँ पर एक पेनगंगा नदी है। पेनगंगा नदी आपको ये देखने को मिलेगी जो कि निकल रही है, ठीक है ना। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से पेनगंगा नदी निकल रही है, और निकल कर महाराष्ट्र से होती हुई और थोड़ा सा तेलंगाना से होती हुई निकल कर किस नदी में जुड़ जाती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, महाराष्ट्र से हुई है, ऊपर महाराष्ट्र है, नीचे तेलंगाना है, इनसे होती हुई जाकर यहाँ पर ये वारधा नदी के अंदर जुड़ जाती है, वारधा नदी में। और वारधा नदी यहाँ पर क्या है, वारधा नदी एक ट्रिब्यूटरी आप देख पा रहे होंगे, डायरेक्ट आके गोदावरी में जुड़ रही है वारधा नदी। वारधा नदी का यह रास्ता, पेनगंगा का यह रास्ता। तो पेनगंगा यहाँ से स्टार्ट हुई और जाके वारधा नदी में जुड़ गई, और वारधा नदी आकर यहाँ पर गोदावरी के साथ में मर्ज हो जाती है, गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है। तो आपने समझ लिया पेनगंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, डायरेक्टली सवाल बनते हैं, अजंता रेंज से ओरिजिनेट होती है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के अंदर में, और ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी है वारधा रिवर की, और वारधा रिवर गोदावरी रिवर बेसिन का ही हिस्सा है, यानी कि यहाँ पर जो गोदावरी नदी बह रही है ना पूरी की पूरी, ये बेसिकली इसका पूरा का पूरा रिवर बेसिन कहलाएगा, और इसी का यहाँ पर हिस्सा देखने को मिलती है। बात क्लियर हो गई। बाकी इस रिवर की जो लेंथ है वो 676 किलोमीटर की है। ये रिवर मैंने आपको बताया महाराष्ट्र तेलंगाना दोनों में ही बहती है, और बहने के बाद में वर्धा में मिल जाती है। और इस पेनगंगा नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पेनगंगा नदी की भी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, आदन, कास, अरुणावती, कायदू और पुस, ये यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। बाकी एक सशस्त्र कुंड फॉल है, सशस्त्र कुंड फॉल भी यहाँ पर इसी नदी के ऊपर देखने को मिलता है, तो पूछा जा सकता है सशस्त्र कुंड फॉल के बारे में, तो ये फॉल भी इसी नदी पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो पेनगंगा नदी के बारे में भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल, यहाँ पे गंगा सागर मेला के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है, तो गंगा सागर मेला के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता होगा द हिंदू में मैं इसका डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कुछ अच्छे पॉइंट्स, कुछ अलग से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं, तो वो बातें भी आपने पता होनी चाहिए। एक दो चीज़ें हैं जहाँ पर डिटेलिंग्स हैं, क्वेश्चन बन सकता है। तो गंगा सागर मेला हम लोग दोबारा डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। न्यूज़ यहाँ पर क्या है, तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर हैं, इन्होंने डिमांड ये की है कि ये जो गंगा सागर मेला लगता है ना, इस मेला को नेशनल मेला का स्टेटस दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर देश भर से कई सारे जो बेसिकली पिलग्रिम्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, सब यहाँ पर स्नान करते हैं एक, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुंभ के मेले में सब इकट्ठे होते हैं ना, तो कुंभ के मेले के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी गैदरिंग होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वो है गंगा सागर मेला। इस वजह से इसको हमारे पूरे देश का एक नेशनल मेला का स्टेटस मिल जाना चाहिए, इसको लेकर एक डिमांड की गई है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो अब यहाँ पे आपने खबर समझ ली है, अब समझते हैं आखिरकार गंगा सागर मेला है क्या। गंगा सागर मेला को हम दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा ह्यूमन कॉन्ग्रीगेशन, ह्यूमन गैदरिंग बोलते हैं। कुंभ के बाद में, कुंभ मेला के बाद में दूसरी सबसे बड़ी गैदरिंग गंगा सागर मेला पर होती है। दूसरा, हर साल यहाँ पे मकर संक्रांति के समय पर यह मेला लगता है। यह मेला लगता है सागर आइलैंड पर। सागर आइलैंड कहाँ पर है, मैं आपको हाथों हाथ मैप में दिखा देता हूँ। ये इंडिया का मैप हुआ, यहाँ पर वेस्ट बंगाल आपको नजर आएगा, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल हुआ, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में आप जस्ट नीचे देखोगे तो यहाँ पे सुंदरबंस भी नजर आते हैं, नीचे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आपको ये बे ऑफ बंगाल वाला समुद्र देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे वेस्ट बंगाल के नीचे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यह है सागर आइलैंड, ठीक है। इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से जस्ट जुड़ा हुआ है सागर आइलैंड, यहीं पर गंगा सागर जो मेला है वो लगता है,
ठीक है। तो गंगा सागर मेला के बारे में कई सारी जगह पर मेंशन भी है, काफ़ी पवित्र माना जाता है क्योंकि रामायण महाभारत जैसे जो हमारी एपिक्स हैं इनके अंदर इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इस मेला के बारे में काफ़ी बार चर्चा की गई, तो आप कह सकते हो 400 BC के समय पर भी यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। बाकी यहाँ पर जितने भी लोग घूमने जाते हैं, एक तरीके से स्नान करते हैं वहाँ पर गंगा के अंदर में, स्नान करने के साथ साथ वहाँ पे एक मंदिर है कपिल मुनि जी का मंदिर। तो कपिल मुनि जी के मंदिर में भी यहाँ पर लोग विजिट करते हैं। तो कपिल मुनि कौन है, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। कपिल या फिर महर्षि कपिल, ये बेसिकली यहाँ पर एक वैदिक साधु देखने को मिलते हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें, एक वैदिक ऋषि देखने को मिलते हैं, और ये कहीं ना कहीं इंडियन फिलोसफी के अंदर में जो समाख्या सिस्टम है उसके समर्थक रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि 6th और 7th सेंचुरी CE के आसपास यहाँ पर इंडिया में रहे हैं। देन उसके बाद जो ये कपिल है ना, इनके बारे में पुराण्स के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, और बेसिकली यहाँ पर जो विष्णु जी के अवतार हैं उन्हीं अवतार में से एक अवतार की तरह यहाँ पर इनको देखा जाता है। दूसरा भक्ति योगा जो है ना, इसको यहाँ पर इन्होंने पढ़ाया, लोगों को सिखाया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आई। देन कुछ बुद्धिस्ट सोर्स जो है ना वो भी यहाँ पर कपिल जी के बारे में मेंशन करते हैं, यानी कि आप देखोगे कि कई सारे जो इनके स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, तो वो जो स्टूडेंट्स थे ना उन्होंने क्या किया, एक सिटी को बनाया, एक शहर को बनाया जिसको हम सिटी ऑफ कपिल वस्तु के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदुज़म के अंदर तो यहाँ पे इनके बारे में जाना ही जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पर बुद्धिज़्म के अंदर भी इनके बारे में काफ़ी सारे लोग जानते हैं, ये बताया गया है। इन्होंने कई सारी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बुद्धिज़्म में भी बेसिकली इनकी जो सिमिलैरिटीज़ है वो बुद्धा के साथ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे इनका काफ़ी ज़्यादा जोर था मेडिटेशन के ऊपर, उस टेक्निक के ऊपर में, और कैसे हम लोग यहाँ पर जो भी सफरिंग से उसको हटा सकते हैं। तो ठीक है, तो बुद्धा के साथ में कई सारी सिमिलैरिटीज़ इनकी नज़र आती हैं। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद मैंने सागर आइलैंड के बारे में ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। जो सागर आइलैंड है कहाँ पर स्थित है, गंगा ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं पर बेसिकली सागर आइलैंड आपको देखने को मिल जाता है। जो हुगली रिवर है, हुगली रिवर के जस्ट मुंह पर ही यहाँ पर ये पूरा का पूरा सागर आइलैंड बना हुआ है। वहाँ पर बे ऑफ बंगाल भी है, जैसे मैंने अभी आपको लोकेशन दिखाया, ये रही वो लोकेशन जो अभी हमने देखी थी। ठीक है, वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे यहाँ पे सागर आइलैंड, यहीं पर ये पूरा का पूरा गंगा सागर मेला लगता है। चलो आगे आते हैं उसके बाद, और ये था हमारा पूरा का पूरा लेक्चर। आज छोटे मोटे आर्टिकल ज़्यादा थे, कोई बात नहीं, डिस्कशन हो चुका है। अब थोड़े से हम लंबे आर्टिकल भी लिया करेंगे। वैसे जो आर्टिकल थे उनमें से मैं कोशिश करता हूँ केवल और केवल काम की इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, और वही चीज़ आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक सुनी हैं, अब उनको यहाँ पे आपने क्या करना है, उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि आपने क्या क्या सीखा है आज के लेक्चर से। अब आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपने अच्छे से लेक्चर सुन लिया है, रेडी हो, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, पहले तो मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा, उनके आंसर आप नीचे देते हुए चलना, और लास्ट में अपना स्कोर लिख कर जाना। फिर लास्ट में आपको इकट्ठे सारे आंसर्स बता दूंगा। जो पहला क्वेश्चन है ये क्या है, चाणक्य करोता रुद्रा बैरेज। इस बैरेज के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, ये जो प्रोजेक्ट है, तो बैरेज हाल ही में न्यूज़ में है। ये किस किस के बीच का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, कौन से दो राज्यों का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है? ऑप्शन ए तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। तो इसका आंसर दो, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, अभी डिस्कस किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है सागर आइलैंड के बारे में। ये भी बहुत सरल सा क्वेश्चन है। सागर आइलैंड हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा, कौन से राज्य में है सागर आइलैंड? ऐसे सवाल भी कई बार बने हुए हैं। ठीक है, कई बार ऐसे मतलब बहुत हल्के हल्के सवाल भी आ जाते हैं जिसके बारे में पता नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन है ओडिशा के अंदर में, या वेस्ट बंगाल में, देन तमिलनाडु में, या फिर महाराष्ट्र में। बताओ इसका सही आंसर क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में। चलो आगे आते हैं उसके बाद अगले सवाल की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिम्फेटिक फिलरिसिस के बारे में बात की थी, यानी हाथी पांव वाला जो बीमारी है उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो बोला यहाँ पर जाता है कि पहला पॉइंट, ठीक है, लिम्फेटिक फिलरिसिस के मामले में पहला जो स्टेटमेंट है, शायद मैंने आपको ये बताया नहीं है या पॉइंट मेंशन नहीं है, चलो फिर भी बता देता हूँ। ये जो बीमारी है ना, ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। पहला स्टेटमेंट तो ये बोलता है, सही बात है ना, इसके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली, हाँ स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट बताओ आप कि लिम्फेटिक फिलरिसिस को लेकर दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है, ये बीमारी इंसानों में फैलती है थ्रू फ्लाइज। जो फ्लाइज होती है ना उनके थ्रू, मक्खियों के थ्रू यहाँ पे बीमारी इंसानों में फैलती है। क्या ये दूसरा स्टेटमेंट सही है? सही है गलत है आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, अच्छा ये एक अलग क्वेश्चन है, इसको मैं बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करूंगा। अब आता है एक और क्वेश्चन स्पॉट बिल्ड पेलिकन के बारे में। अभी हमने एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने आपको स्पॉट बिल्ड पेलिकन के बारे में बताया था, ओरिएंटल के बारे में बताया था, याद होगा। ठीक है, तो स्पॉट बिल्ड पेलिकन जो बर्ड है इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, इस बर्ड को IUCN लिस्ट के अंदर में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर में रखा गया है। क्या ये सही स्टेटमेंट है?
दूसरा, ये जो बर्ड है केवल और केवल भारत में ही पाई जाती है, क्या ऐसा है क्या? बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके यहाँ पर ऑप्शन ये दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन बात करता है निकोबार लॉन्ग टेल मकाओ के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। सवाल बनेगा इन आर्टिकल से तो यहीं से बनेगा, ध्यान रखना, इस बात को मार्क कर लेना। इस वजह से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और कोशिश करना कि मैं सही अटेम्प्ट करूं। तो निकोबार लॉन्ग टेल मकाओ को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये जो बंदर है ना, ये केवल कचल आइलैंड पे पाया जाता है। मतलब केवल नहीं है, ओनली नहीं लगाया गया, ध्यान रखना, ये पाया जाता है कचल आइलैंड पर। ध्यान रखना, आपको यहाँ पे आपसे के साथ में एक ट्रिक खेल दी गई है क्वेश्चन के अंदर में। यहाँ पे कोई ओनली नहीं लगाया, केवल और केवल कचल आइलैंड में पाया जाता है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है ये कचल आइलैंड में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, इसको IUCN के अंदर में वल्नरेबल स्पीशी के अंदर में रखा गया है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है इंटेलिजेंट नाइफ के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी। तो इंटेलिजेंट नाइफ के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये एक फीवर डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि बुखार को मापने वाला यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करता है बायोप्सी टिश्यू को एनालाइज करने के लिए। बायोप्सी टिश्यू को एनालाइज करता है और उसके बेसिस पर बीमारी का पता लगाता है। तो बायोप्सी टिश्यू को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करता है ये इंटेलिजेंट नाइफ। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। समाप्त हो गए प्रश्न। अब बताओ आपका स्कोर क्या रहा है, कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किया, नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ। चलो मैं अब यहाँ पर इकट्ठे सभी क्वेश्चंस के आंसर बताता हुआ चलूँगा। लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर के साथ में हम शुरुआत करेंगे। तो जो आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन इंटेलिजेंट नाइफ को लेकर, इंटेलिजेंट नाइफ को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक फीवर डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल गलत, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बुखार को नहीं, कैंसर को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो वॉम्ब कैंसर होता है उसको डायग्नोस करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया खत्म। दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पे बोला गया ये जो इंटेलिजेंट नाइफ है इसका हम ये इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करता है ताकि बायोप्सी टिश्यू को एनालाइज किया जाए। और ये सही बात है, बायोप्सी टिश्यू को एनालाइज करते हैं, वहाँ पर ट्यूमर को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पर कैंसर का पता लगाते हैं। तो ये जो नाइफ है ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करता है। इसका जो टिप है यहाँ पर, ये इस टिप की मदद से सारी चीज़ों को बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला आपसे पूछा गया था निकोबार लॉन्ग टेल मकाओ को लेकर दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, ये पाए जाते हैं कचल आइलैंड पर, ये सही है बिल्कुल। काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे गलत, लेकिन सही है। सही क्यों है? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था, ये जो मकाओ है कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं निकोबार आइलैंड में, केवल और केवल 3 आइलैंड में, कचल, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो आप कहोगे सर यहाँ पर तीनों के नाम लिखने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओनली वर्ड यूज़ नहीं किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। लिखा गया इट इज़ फाउंड ऑन कचल आइलैंड। अगर यहाँ पे लिखा होता इट इज़ ओनली फाउंड ऑन कचल आइलैंड तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी ट्रिक भी कई बार खेली जाती है, तो ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, IUCN के अंदर में इसको वल्नरेबल स्पीशी के अंदर रखा गया है, हाँ ये भी बात सही है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सी है ना वो सही उत्तर हो जाएगा। नाउ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है स्पॉट बिल्ड पेलिकन के बारे में। यहाँ पर भी एक ट्रिक खेली गई है आपके साथ में। वो क्या ट्रिक खेली गई है मैं आपको बताता हूँ। इससे क्या होगा, रोज जब ऐसी प्रैक्टिस करोगे ना तो एक आदत पड़ जाएगी। वहाँ पर जब बैठोगे तो इतनी परेशानी होगी नहीं, क्योंकि आप रोजाना इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, रोजाना आप इस गेम से निकल कर जा रहे हो। तो वहाँ पे जब इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो ना, दिमाग में चीज़ें बैठ चुकी है, तो वो जब बैठोगे वहाँ पर तो इतनी परेशानी पड़ेगी नहीं। इस वजह से बोलता हूँ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो। जो स्पॉट बिल्ड पेलिकन है, ये वाली बर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके रेफरेंस में जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या बोलता है, इस बर्ड को कैटेगराइज किया गया है IUCN के अंदर में एज अ नियर थ्रेटेंड स्पीशी, सही बात है। दूसरा, ये केवल इंडिया के अंदर पाई जाती है, ये क्या सही है क्या? नहीं, गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंडिया के अलावा ये कई और कंट्रीज़ के अंदर, ईरान के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर भी ये बर्ड पाई जाती है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हो जाता है हमारा गलत। चलो आगे आते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक सेकेंड, इसको बिल्कुल लास्ट में लेंगे। यहाँ पे बात ये थी लिम्फेटिक फिलरेसिस के बारे में। तो लिम्फेटिक फिलरेसिस के रेफरेंस में आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, लिम्फेटिक फिलरेसिस एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, हाँ सही है ये, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, शायद वहाँ पे भी लिखना भूल जाऊँ, लेकिन ये सही है। तो यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, ये ह्यूमन्स के अंदर ट्रांसमिट होती है फ्लाइज के माध्यम से, यानी मक्खियाँ जो है ना वो इस बीमारी को फैलाती हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ये गलत है।
कहोगे क्यों, अभी तो पढ़ाया था मैंने, वहाँ पे आपको पढ़ाया था मॉस्किटो के बारे में, मच्छर के बारे में, ना कि मक्खियों के बारे में। तो मच्छरों के थ्रू फैलता है ना कि मक्खियों के थ्रू, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाता है रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल और केवल सही है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। आपसे पूछा गया जो सागर आइलैंड है वो हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, वो कौन से स्टेट के अंदर देखने को मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल के अंदर सागर आइलैंड मिलता है। ठीक है, जहाँ पर अभी गंगा सागर मेला चल रहा है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चनका कोराता रुद बैरेज के बारे में। तो ये जो बैरेज है ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये कौन से 2 राज्यों का जॉइंट प्रोजेक्ट है? 2 राज्य मिलकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए तेलंगाना आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना कर्नाटका, तीसरा महाराष्ट्र और कर्नाटका, चौथा तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको मजा आ चुका होगा और काफ़ी सारे लोगों ने सारे क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए होंगे। ईमानदारी से बताना किसने सारे क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं और किसने कहाँ पे गलती की है। ठीक है, कहाँ पे गलती की है वो गलती को बताना और क्यों हुई है वो गलती, क्योंकि आपने लेक्चर को अच्छे से सुना है, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए या क्या हो गया, इस चीज़ को यहाँ पे एनालाइज करना। कल फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, वहाँ पे फिर से आपको यहाँ पर एक टेस्ट दिया जाएगा। रोज़ ऐसी करेंगे, रोज़ एक इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखो रिसेंटली नीला कुरुंजी फ्लावर चर्चा में थे, है ना, ये मैंने द हिंदू के अंदर डिस्कस किया था। मैं आर्टिकल नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ। इस सवाल का उत्तर आपको खुद देना है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। आंसर आप दोगे, मैं कल बता दूंगा इसका आंसर। आंसर क्या है? नीला कुरुंजी फ्लावर के रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट, क्या ये फ्लावर केवल और केवल केरला में ही मिलते हैं या किसी और राज्य में मिलते हैं? पहला स्टेटमेंट तो यह है कि ये जो फ्लावर है ना ये केवल और केवल केरला में पाए जाते हैं। दूसरा, इन फ्लावर को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 3 के अंदर रखा गया है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसके बारे में मैंने द हिंदू में डिस्कस किया है, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो प्लीज़ गलती ना करें और इसके बारे में इसका आंसर दें। देखो मैं आंसर लेकर आया हूँ, वैसे मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसका आंसर आपने खुद देना है और नहीं पता है तो रिसर्च करो, थोड़ा सा सर्च करके यहाँ पर तब इसका आंसर देना। ठीक है, लेकिन आंसर ज़रूर देना है। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में और आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।